हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं अपनी कहानी बेपनाह प्यार का पार्ट 4 सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि कहानी सुनकर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे। 16 अव्यांश का गुस्सा, रसोई की रस्म। अव्यांश के डर से नियति पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। पीछे होते हुए वो दीवार से टकरा जाती है। तभी अव्यांश पास आकर नियति के जबड़े को जोर से पकड़कर दबाता है, जिससे नियति की आह निकल जाती है और उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। तभी अव्यांश गुस्से में और जोर से पकड़कर दांत पीसकर बोला, तुम्हें मैंने बताया था ना कि लड़कों से दूर रहना, मगर मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस नहीं रही है। अब तुम मेरी बीवी हो एंड आई डोंट लाइक कि मेरी बीवी दूसरे किसी मर्दों से बातें करे। पर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी गलती की सजा सामने वाले इंसान को मिलेगी। फिर सोच लेना क्या हश्र होगा उनका और उसकी इकलौती जिम्मेदार तुम होगी। अब तक नियति की आंखों में भी आंसू थे। तभी नियति अव्यांश के हाथ को पकड़कर अपनी रुआसी आवाज में बोली, प प्लीज हमें छोड़िए, इट्स हर्टिंग, प्लीज, हमने कुछ नहीं किया। अव्यांश नियति की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके हाथ की पकड़ अपने आप ही नियति के चेहरे पर ढीली पड़ जाती है और वो अपना हाथ भी नियति के चेहरे से हटा देता है और उसकी मुट्ठी बनाकर जोर से दीवार पर मरता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून रीसने लग जाता है। नियति अव्यांश के ऐसे करने पर अंदर तक कांप जाती है। तभी अव्यांश वहां से चुपचाप जाने लगता है। तभी नियति अव्यांश के हाथ को पकड़ लेती है। ये देखते ही असमंजस में अव्यांश पीछे की तरफ देखता है, जहां नियति डरी सहमी सी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। नियति अव्यांश को बेड पर बैठाकर पास वाले टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर आती है और अव्यांश के पैरों के पास बैठ जाती है। अव्यांश बस चुपचाप एकटक नियति को ही देख रहा था। तभी अचानक से नियति उसका खून से सना हाथ पकड़कर उस पे दवाई लगाने लगती है। दवाई लगाते हुए अपनी रुवासी आवाज में अव्यांश से बोली, सिर्फ हमने सच में कुछ नहीं किया है। हमने किसी से भी बात नहीं की है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी शादी दूसरी शादियों की तरह नहीं है, पर हम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से इसे निभाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उद्धरण चिन्ह। तभी अव्यांश नियति की बात बीच में काटते हुए बोला, पहले तो तुम ये मुझे सिर बुलाना बंद करो। वी आर मैरिड एंड नाउ आई एम योर हस्बैंड। तो मुझे मेरे नाम से बुलाना अब से, एंड आई होप के जो तुम बोल रही हो वो करोगी भी। जिसे सुनते ही नियति अपना सर हाँ में हिला देती है। अब तक अव्यांश की पट्टी भी हो गई थी। वो नियति को एक बार देखकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वहीं नियति अव्यांश के जाते ही अपना चेहरा और अपने कपड़े ठीक करके नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि आज उसकी रसोई की रस्म जो थी। नियति नीचे आते ही सीधा किचन में चली जाती है और अपनी रस्म पूरी करने के लिए सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तभी किचन में खड़े कुक और बाकी स्टाफ नियति को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और हेल्प भी ऑफर करते हैं, पर नियति सबको मना कर देती है। नियति सबके लिए मीठे में खीर बनाती है और सबके पसंद का अलग अलग नाश्ता भी बनाती है। अब तक घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। मोनिका जी और मीनाक्षी जी नियति को सर्व करने में मदद करते हैं। नियति सबको खीर देते हुए अपना सर नीचे करके डरते हुए बोली, सॉरी, वो मुझे थोड़ी देर हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, सॉरी। तभी आयुष चहकते हुए बोला, जी नहीं भाभी, आपसे देर नहीं हुई है, वो तो आपके खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, जिसकी वजह से हम सब टाइम से पहले ही यहाँ आ गए। उद्धरण चिन्ह। दादाजी, जी बेटा, बल्कि आज तो हम सब टाइम से पहले आ गए हैं। प्रिया, जी भाभी, आप जल्दी करिए, हमें जल्दी से खाना दीजिए, वरना हम खुशबू लेकर भूख से ही मर जाएंगे। नियति ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और सबको नाश्ता परोसती है। सब नाश्ता खाते ही नियति की भर भर के तारीफ करते हैं, क्योंकि नियति बहुत ही अच्छी कुक थी, वो बहुत अच्छा खाना बना लेती थी। अव्यांश को भी नाश्ता काफी अच्छा लगा था। वो चुपचाप अपना नाश्ता करने में ही लगा था। तभी दादी जी नियति को अपने पास बुलाकर उसके माथे पे हाथ रखकर बोली, सच में बेटा, नाश्ता बहुत ही अच्छा बना है। तुम्हारे हाथों में तो स्वयं मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। उद्धरण चिन्ह। फिर दादी जी अपने हाथों से कंगन उतारते हुए बोली, ये लो बेटा, ये कंगन आज से तुम्हारे हुए। नियति, जी नहीं दादी जी, हम इसे नहीं रख सकते, हमारे लिए तो सिर्फ आपका आशीर्वाद ही काफी है। अंजलि जी, ले लो बेटा, ये तुम्हारी पहली रसोई का नेक है। ये हमारे पुश्तैनी कंगन है। घर की हर नई बहू को पहली रसोई पे नेक देने का रिवाज है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। दादी जी, हाँ बेटा,
ये सुनकर नियति बिना कुछ बोले चुपचाप कंगन ले लेती है और घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लेती है। तभी आयुष बोला, वैसे भाभी अब से ना खाना आप ही बनाना। वाह कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपके सामने तो बड़े बड़े कुक भी फेल क्यों है ना भाई। अव्यांश नियति की तरफ देखकर बोला, हम। अच्छा है, अब जल्दी करो, तुम भी नाश्ता कर लो, हमें लेट हो रहा है। दादी जी, आप दोनों कहीं जा रहे हो बेटा? अव्यांश, हाँ दादी, वो हम नियति के घर जा रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है इसलिए। दादी जी, ठीक है, आप वहां होकर आइए। और हाँ, कुछ गिफ्ट्स और सामान भी लेकर जाना साथ में। अव्यांश, जी जरूर दादी। नियति और अव्यांश दोनों नाश्ता करके वहां से मेहरा हाउस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में एक छोटे से घर के सामने 5-7 गाड़ियां आकर रुकती है और अंदर से ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए और हाथ में बंदूक लिए गार्ड्स निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ नियति के घर के लोग गाड़ियों की आवाज सुनकर बाहर आते हैं, पर सभी लोग गार्ड्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी उन गाड़ियों में से एक बीच वाली गाड़ी में से अव्यांश ब्लैक 3 पीस सूट पहने बाहर निकलता है और दूसरी साइड से नियति बाहर निकलती है। सामने खड़े महेश जी, मीनाक्षी जी, सोनू, कृष, लक्की, प्रीति और श्रेया, सभी लोगों की आंखों में नियति को देखकर नमी आ जाती है। अब तक रुद्र और विक्की भी वहां आ चुके थे। तभी अव्यांश नियति के हाथ को थामकर सबके सामने आता है। सबको देखकर नियति की आंखों में भी आंसू थे। तभी मीनाक्षी जी और सोनू जट से नियति को अपने गले लगा लेती है। अव्यांश के साथ सभी लोग घर में चले जाते हैं। अभी घर के सभी लोग बस नियति में व्यस्त थे। प्रीति, श्रेया, रुद्र, विक्की, कृष, लक्की, सोनू सब बारी बारी नियति का हाल पूछते हैं। सब नियति को ठीक देखकर रिलैक्स थे। महेश जी, नियु बेटा, आप कैसी हो? आप ठीक तो हैं ना? आप तो कुछ हुआ तो नहीं ना? नियति, जी पापा, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। तभी महेश जी की नजर अव्यांश पे पड़ती है। वो अव्यांश के पास जाकर गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर बोले, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी से जबरदस्ती शादी करने की? क्या दुश्मनी है आपकी हमसे? अव्यांश बस चुपचाप महेश जी को ही देख रहा था। अव्यांश का कॉलर पकड़ते ही अव्यांश के सारे गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, पर अव्यांश अपने हाथ के इशारे से सबको मना कर देता है। तभी अचानक से नियति महेश जी का हाथ छुड़ाकर अव्यांश के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़कर अपनी रुवासी आवाज में बोली, पापा प्लीज रुक जाओ, हमारी शादी जैसे भी हुई हो, पर अब ये मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी, और मैं अपने इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। एंड आई विश कि आप भी मुझे सपोर्ट करें प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अभी भी अव्यांश बस चुपचाप नियति को और बाकी सबको देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ लक्की सिर्फ नियति को ही देख रहा था। नियति की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देखकर उसकी आंखों में अनायास ही आंसू आ जाते हैं। वो नियति की मौका वाली बात पर कस के मुट्ठी और अपनी आंखें बंद कर देता है, जिससे उसकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क कर गाल पे आ जाता है, जो अब तक किसी ने भी नहीं देखा था। तभी महेश जी नियति के सर पर हाथ रखकर बोले, ठीक है, अगर तू चाहती है तो हम तेरे फैसले को जरूर सपोर्ट करेंगे, पर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा कि कभी भी तुम्हें लगे कि तुम और नहीं कर पाओगी या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुम तुरंत यहाँ आ जाओगी। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। नियति, जी पापा, आप टेंशन मत लीजिए। मीनाक्षी जी अव्यांश के सामने हाथ जोड़कर बोली, दामाद जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हो सके तो माफ कर देना। हमारी बेटी थोड़ी नादान है, दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, पर अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। उद्धरण चिन्ह। अव्यांश मीनाक्षी जी के हाथ नीचे करते हुए बोला, प्लीज आंटी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। एंड आई नो कि अंकल अभी गुस्से में है क्योंकि उनको नियति की चिंता है, इसलिए प्लीज आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं नियति का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ये वादा है मेरा आपसे। उद्धरण चिन्ह। अव्यांश, जी अब मैं चलता हूँ। फिर नियति से बोला, नियति, मैं अब चलता हूँ, अभी मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, शाम को रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नियति अपना सर हाँ में हिला देती है। मीनाक्षी जी अव्यांश से, पर बेटा आपने तो अभी कुछ लिया भी नहीं है, चाय या कॉफी तो ले लेते। अव्यांश, जी आंटी, पर अभी मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, फिर कभी। मीनाक्षी जी, जी ठीक है, पर जब शाम को आप नियति को लेने आएंगे तो डिनर यहाँ करना, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। और हाँ, आप हमें माँ कह के बुला सकते हैं। अव्यांश, जी ठीक है माँ, मैं शाम को डिनर यही करूँगा।
अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। मीनाक्षी जी, ठीक है बेटा। जाओ नियति बेटा, दामाद जी को बाहर तक छोड़ के आओ। नियति, जी मम्मा। इतना बोलकर नियति और अव्यांश बाहर चले जाते हैं। अव्यांश नियति को बाय बोलकर वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं नियति भी उसके जाने के बाद घर में वापस आ जाती है। 17 नियति और लक्की का आमना सामना। अव्यांश के पीछे पीछे नियति भी बाहर आ जाती है। थोड़ी ही आगे जाकर अव्यांश रुक जाता है और पीछे मुड़कर नियति को देखता, जो उससे थोड़ी ही दूरी पर थी। वो उसके करीब जाकर एक हाथ से बड़े प्यार से उसके हाथ थामकर दूसरे हाथ से नियति के गाल को सहलाते हुए बोला, बेबी डॉल, याद है ना मैंने सुबह क्या कहा था? स्टे अवे फ्रॉम अदर बॉयज, वरना अंजाम तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और हाँ, अपना ध्यान रखना। अगर कुछ चाहिए या कुछ काम हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके? उद्धरण चिन्ह। नियति बस हाँ में सर हिला देती है। अव्यांश, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर नियति के फोरहेड पे किस करके कार में बैठ जाता है और वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं नियति अभी भी अव्यांश की सडन एक्शन से शॉक थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। फिर भी अनायास ही उसका हाथ उसके फोरहेड पे चला जाता है। वो खुद सोच में डूबी हुई थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी शादी चाहे जबरदस्ती या मजबूरी में हुई थी, पर ना जाने क्यों अव्यांश का छूना उसे गंदा नहीं लग रहा था। नियति इसी सब बातों के बारे सोच रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही उसने अपनी आंखें बंद करी और बोली, लक्की। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही दर्द भरी मुस्कान के साथ लक्की बोला, ओह, तो आज भी याद हूं मैं तुझे। मुझे लगा शायद शादी हो गई है तो भूल गई होगी। लक्की की ऐसी बातें सुनकर नियति उसके सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उसके मुंह से शब्द भी निकल नहीं रहा था। इस वक्त उसकी आंखें भी नम थी, जो लक्की ने भी महसूस कर लिया था। ये देखते ही उसकी हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और वो बिना कुछ भी बोले नियति की कलाई पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाने लगता है। जिसे देखकर नियति हड़बड़ा जाती है, क्योंकि उसे अव्यांश की सुबह वाली बात याद आ जाती है। जिसे याद करते ही वो लक्की से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लक्की, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें, तुम हमें ऐसे क्यों ले जा रहे हो? छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो लक्की, ये क्या बदतमीजी है? उद्धरण चिन्ह। वही लक्की उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अंदर की ओर ले जा रहा था। अब तक वो लिविंग रूम तक पहुंच भी गया था और सबकी नजर उन दोनों पर ही थी। सबके सब उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर महेश जी और बाकी सब कुछ बोलते उससे पहले ही लक्की बोला, सॉरी बट प्लीज अंकल, अभी मत रोकिएगा, मुझे मेरी दोस्त से अपने सवालों के जवाब चाहिए, जो मेरे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज। लक्की की बात सुनकर महेश जी और बाकी सब वही रुक जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लक्की और नियति की दोस्ती बहुत ही खास है। उन दोनों ने हमेशा अपने अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है। और कुछ सवाल है जिसके जवाब नियति से वही ले सकता है। वो उसे जरूर बताएगी। ये सोचकर वो जैसा कर रहा था वैसे करने दे रहे थे। वही लक्की नियति को लेकर सीधा उसके रूम में लाकर दरवाजा बंद कर देता है और नियति को चेयर पे बैठाकर उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। नियति बस चुपचाप नीचे ही देख रही थी। उसकी आंखें अभी भी नम थी और वो धीरे धीरे सुबक रही थी, क्योंकि उसे अपने दोस्त के बारे में पता है कि वो कितना जिद्दी है। अगर उसने ठान लिया है तो वो सब कुछ जानकर ही रहेगा। उसके सवालों के जवाब लिए बिना वो उसे कहीं नहीं जाने देगा। वही लक्की नियति को ऐसे सुबकते हुए देखकर उसके गालों पर अपने हाथ रखकर उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से बोला, नीयू, क्या तू अपने दोस्त को बताएगी कि तूने ये शादी क्यों करी? क्योंकि जब तक मुझे पता है तू ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो किसी को हट करे या धोखा दे या अपनी ही सगाई से बिना बताए भागकर शादी कर ले। प्लीज मुझे सच सच बता, कल ऐसा क्या हुआ था जो तूने अचानक से उनसे शादी कर ली? क्या उन्होंने तुझे ब्लैकमेल करके शादी की है? ये बात सुनते ही अचानक ही नियति अपना सर उठाकर लक्की को देखने लगती है। ये देखकर लक्की गुस्से से बोला, अगर ये सच है तो बता दे, छोड़ूंगा नहीं मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा। बता ना नियति, प्लीज कुछ तो बोल। ये सुनते ही नियति वहां से खड़ी होकर बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे किसी को भी कुछ भी नहीं बताना, और हाँ, मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई है, और प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहेकर जैसे ही नियति हाने को हुई कि तभी लक्की की बात सुनकर वो वही जम गई। लक्की, ओके ठीक है, चली जा, पर याद रखना अगर आज तू बिना कुछ बोले यहां से गई तो भूल जाना कि तुम्हारा कोई लक्की नाम का दोस्त भी था। तुम अपने इस दोस्त को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठोगी।
आई प्रॉमिस अगर आज मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले तो तुम कभी भी मेरी शक्ल नहीं देख पाओगी। एंड आई मीन इट नियति। लक्की की ऐसी बात सुनकर नियति वही रुक जाती है और घुटनों के बल नीचे बैठकर सुबक सुबक कर रोने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे रहे थे। नियति की हालत इस वक्त बहुत ही दयनीय थी, जिसे ऐसे रोते सुबकते देख उसके लक्की दिल में एक टीस सी उठती है। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं और उसके आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तभी वैसे ही वो नियति के पास जाकर उसे खड़ा करके अपने गले से लगा लेता है। नियति भी उसे कसकर पकड़ लेती है और फुट फुट कर रोने लगती है। ये महसूस करते ही लक्की भी अपनी आंखें बंद करके उसके बालों को धीरे से सहलाने लगता है। ऐसे ही नियति को चुप करवाने के बाद उससे अलग होकर उसके कंधे को पकड़कर बोला, अब सच सच बता क्या हुआ है। अब मुझमें ज्यादा पेशेंस नहीं है। 18 शादी का सच। लक्की की बात सुनकर नियति अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है मैं बताने के लिए तैयार हूं, पर अब मैं ये सबके सामने बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बिना बात के अव्यांश सर को जज करे या उन पे इल्जाम लगाए, जबकि उन्होंने तो हमारी मदद की है। उद्धरण चिन्ह। लक्की, व्हाट, हेल्प, कैसे। नियति, ये सब हम अब सबके सामने ही बताएंगे। इतना बोलकर वो नीचे लिविंग हॉल की तरफ बढ़ जाती है और उसके पीछे लक्की भी चला जाता है। वहीं नीचे हॉल में सब सोफे पर बैठे थे, तभी नियति और लक्की को आते देख खड़े हो जाते हैं। नियति नीचे आकर सबके बीच खड़ी होकर बोली, आप सब भी जानना चाहते हैं ना कि हमने ये शादी क्यों की। ये सुनकर सब एकटक उसे ही देखते हैं, जैसे इंतजार कर रहे हो कुछ सुनने का। नियति अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोली, तुम्हें समीर कपूर तो याद ही होगा, हमारा सीनियर, जिसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये सुनते ही सब अपना सर हाँ में हिला देते हैं और क्यूरियस होकर उसे ही देखने लगते हैं। पर इस सबसे अनजान नियति के घर वाले उन सबको सवालिया नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उन सबको नियति ने कुछ भी नहीं बताया था। नियति आगे बताते हुए, सगाई के 2 दिन पहले मुझे अव्यांश सर मिले थे जब हम शॉपिंग करने गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि समीर के पापा मिस्टर प्रशांत कपूर मुझसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरी वजह से समीर की मौत हुई थी। नियति की बात सुनकर सभी एक साथ बोले, क्या। उद्धरण चिन्ह। नियति, हाँ, और वो मुझसे बदला लेना चाहते थे, मुझे बर्बाद करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी फैमिली को टारगेट किया था, जिसमें आप सब उसके निशाने पर थे। वो मेरी जबरदस्ती शादी अपने ड्राइवर के बेटे से करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने वाले थे। जगह जगह उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स फैला दिए थे, जिसमें भाई और पापा उनके गन पॉइंट पर थे, जिसका वीडियो उन्होंने मुझे भेजा था। ये सब मेरे सिवा अव्यांश सर ही जानते थे। जब मुझे ये सब पता चला तब मैं अंदर तक टूट गई थी, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तो मैंने अव्यांश सर से मदद मांगी। सच कहूं तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था और वो मान भी गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर मुझे उनकी मदद चाहिए तो मुझे उनकी भी मदद करनी पड़ेगी। मतलब कि उनके दादू और घरवाले उन्हें फोर्स कर रहे थे शादी करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो तभी मेरी मदद करेंगे अगर मैं उनसे शादी करने के लिए मान जाऊं। और उन्होंने मुझे बताया कि इस शादी का एक और कारण ये भी है कि अगर मैंने उनसे शादी की तो हमारी फैमिली अपने आप ही उनसे जुड़ जाएगी और इस पूरे देश में किसी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी फैमिली या उनसे जुड़े लोगों की ओर कोई आंख उठा कर देखे भी या नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे भी। यही वजह थी जिसकी वजह से हमें शादी करनी पड़ी। पर जैसी भी हो, शादी शादी होती है और हम उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। नियति ने सच तो बताया था, पर फिर भी ये सच आधा ही था, क्योंकि अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो उसने किसी को भी नहीं बताई है। इतना बोलकर नियति अपने मम्मी पापा के पास जाकर उनके हाथ पकड़कर बोली, हमारे संस्कार इतने ओछे या नीचे नहीं है कि हम अपना धर्म, रीति रिवाज सब भूल जाए। हम आपका सर कभी भी झुकने नहीं देंगे। इतना सुनते ही नियति के मम्मी पापा उससे कसकर गले लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम थी। तभी सोनू और कृष भी आकर उनके गले लग जाते हैं। ये देखकर बाकी सब भी जाकर ग्रुप हग करते हैं, जिससे नियति को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। महेश जी, हमें तुम पे गर्व है बेटा। नियति के सर पर हाथ रखकर मीनाक्षी जी नियति के सर को चूमकर बड़े प्यार से बोली, सच में तुम हमारी सबसे प्यारी गुड़िया हो, भगवान करे तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिले। तभी सोनू नियति को पीछे से गले लगाते हुए मीनाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोली, ओह मम्मा, आपकी दूसरी गुड़िया भी यहीं पर है, पर कोई बात नहीं, आप अपनी गुड़िया को प्यार करिए और मैं अपनी प्यारी नीयू दीदी को करूंगी। ये सुनकर सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
वही श्रेया और प्रीति भी आकर नियति को कसकर गले लगा लेते हैं। रुद्र, विक्की, लक्की और बाकी सब भी वहां बैठ जाते हैं और इधर उधर की बातें करके नियति को बेटर फील करवाने की कोशिश करते हैं, और काफी हद तक तो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि अब तक नियति उन सब से डिस्ट्रैक्ट भी हो गई थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी, जिसे देखकर बाकी सब भी खुश थे। वहीं नियति की हंसी को देखकर लक्की को भी सुकून मिलता है। उसको देखते ही लक्की के चेहरे पर भी सेटिस्फैक्शन वाली मुस्कान आ जाती है। उसे ऐसे देखते ही वो मन में बोला, तुम्हारी इस मुस्कान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच में तुम बहुत स्ट्रांग हो नीयू। आई रियली प्राउड ऑफ यू। पर अगर किसी ने भी तुम्हें रुलाने की कोशिश भी करी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शाम के वक्त 7:00 बजे नियति के घर पर सभी लोग लिविंग रूम में थे। कुछ बैठकर कैरम खेल रहे थे तो वही महेश जी टीवी देख रहे थे और वही श्रेया, प्रीति और नियति मीनाक्षी जी की किचन में मदद कर रहे थे। नियति के सारे दोस्त वहीं पर थे क्योंकि आज उन सब का डिनर वहीं पर था, और अव्यांश भी आज पहली बार वहां डिनर करने वाला था। अब तक नियति की सारी बातों को सुनकर अव्यांश उनके लिए मसीहा बन चुका था। वही करीब 8:30 बजे घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसकी आवाज सुनते ही हॉल में बैठी नियति खड़ी होकर बाहर की ओर बढ़ जाती है और अव्यांश को लेकर घर में आ जाती है। वही अव्यांश को देखकर श्रेया, सोनू और प्रीति एक साथ बोले, हेलो जीजू, मीनाक्षी जी, महेश जी और बाकी सब भी उसे अच्छे से ग्रीट करते हैं। इस वक्त अव्यांश के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। तभी उसके पीछे से 2 बॉडीगार्ड्स हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स लाकर हॉल में टेबल पर रख देते हैं, जिसे देखकर सोनू बोली, जीजू क्या ये गिफ्ट्स हमारे लिए है? उद्धरण चिन्ह। अव्यांश बस हाँ में सर हिला देता है। सोनू, थैंक यू जीजू। मीनाक्षी जी, बेटा इन सब चीजों की कोई भी जरूरत नहीं थी, आप आ गए यही बहुत है हमारे लिए। जिसपे अव्यांश बस हल्की सी स्माइल करता है। मीनाक्षी जी, न्यू बेटा जाओ, दामाद जी को अपने कमरे में लेकर जाओ, उन्हें फ्रेश भी होना होगा। मैं सोनू के साथ कॉफी भिजवाती हूँ। जिसे सुनकर नियति अव्यांश की तरफ देखकर बहुत ही धीमी आवाज में बोली, चलिए। ये सुनकर अव्यांश भी नियति के पीछे पीछे उसके रूम में चला जाता है और अंदर आते ही अव्यांश दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है, जिसे देखते ही नियति बहुत घबरा जाती है और अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हो जाती है। वही ये देखकर अव्यांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो शैतानी मुस्कान के साथ अपने ब्लेजर को निकालकर सोफे पर फेंक देता है और अपने शर्ट के बटन्स खोलते हुए नियति की तरफ बढ़ जाता है। तभी नियति अव्यांश को अपने करीब आते देखकर डर से अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगती है। वो पीछे पीछे जा रही थी और अव्यांश उसके और पास आ रहा था। 19 वी विल मिस योर न्यू। अव्यांश नियति के करीब आ रहा था पर नियति अपने कदम पीछे की ओर बढ़ा रही थी कि अचानक वो पीछे बेड से टकराकर नीचे गिरने के चक्कर में अव्यांश का कंधा पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो दोनों लड़खड़ा के बेड पे गिर जाते हैं। गिरने के डर से नियति ने अपनी आंखें भी कसकर बंद कर दी थी। इस वक्त नियति के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत छलक रही थी, जिसमें अव्यांश कहीं खोसा जाता है। वो बस एकटक अपनी प्यारी सी बीवी को ही निहारे जा रहा था। तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज से दोनों ही होश में आते हैं और हड़बड़ा कर खड़ा होने की कोशिश करते हैं, पर हो नहीं पाते क्योंकि गिरने की वजह से नियति का मंगलसूत्र अव्यांश के शर्ट के बटन्स में उलझ गया था। वो दोनों ही उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे पर निकल नहीं रहा था। उसी बीच अव्यांश इरिटेट होकर नियति का हाथ पकड़ लेता है और खुद उसके मंगलसूत्र को निकालने लगता है। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और नियति तो बस एकटक अव्यांश के चेहरे को ही देख रही थी। वही कमरे के बाहर सोनू दरवाजा फिर से खटखटाते हुए बोली, दीदी, जीजू, दरवाजा खोलिए, हम आपके लिए कॉफी लेकर आए हैं। सोनू की आवाज सुनते ही नियति होश में आती है। अब तक अव्यांश ने भी मंगलसूत्र बटन से निकाल दिया था। ये महसूस करते ही नियति झट से उठकर दरवाजा खोल देती है। सोनू नियति को देखकर, दी, मैं कब से आपको आवाज लगा रही थी, आप खोल क्यों नहीं रहे थे? उद्धरण चिन्ह। नियति अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोली, वो वॉशरूम थी इसीलिए देर लगी। उद्धरण चिन्ह। सोनू, ओह कोई बात नहीं दी, मैं तो बस कॉफी देने आई थी। और हाँ, मम्मी ने बोला है कि आप और जीजू फ्रेश होकर नीचे आ जाना डिनर के लिए। उद्धरण चिन्ह। नियति, हाँ मम, ठीक है, बोलकर कॉफी लेकर रूम में चली जाती है और सोनू भी नीचे की ओर चली जाती है। थोड़ी देर बाद हॉल में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अव्यांश और नियति भी वहीं मौजूद थे। सब लोग एक दूसरे से बातें करते करते डिनर कर रहे थे सिवाय लक्की, अव्यांश और नियति। क्योंकि लक्की का ध्यान तो अव्यांश और नियति पर था,
वहीं उन दोनों का ध्यान बाकी सबकी बातों में था, जिसका वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रहे थे। खाना खाने के बाद सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, तभी अव्यांश को किसी का कॉल आता है और वो वहां से खड़ा होकर थोड़ी दूर बात करने चला जाता है। वापस आकर नियति से बोला, अव्यांश, नियति, हमें जाना होगा, कल सुबह मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। नियति हम कहकर अपना सर हाँ में हिला देती है। ये सुनते ही सोनू और क्रिश जट से नियति के गले लग जाते हैं। क्रिश, I'll miss you नियति। तभी पीछे से नियति के सारे दोस्त एक साथ आकर नियति के गले लग जाते हैं और सब एक साथ बोले, We will miss you, नियु। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त सब ने ग्रुप हग किया हुआ था, जिसमें लक्की का हाथ नियति के कंधे पर था। वो देखते ही अव्यांश का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और उसकी हाथों की मुट्ठियां बन जाती है। पर जैसे तैसे करके वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए शांत मगर सर्द आवाज में नियति से बोला, अब चले, हमें लेट हो रहा है। जिससे नियति सकपका जाती है और हाँ में सर हिला देती है। वही महेश जी क्रिश को कुछ इशारा करते ही जो देखते ही वो अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में क्रिश अपने हाथ में कुछ गिफ्ट्स और कुछ सामान लेकर आता है और जाकर टेबल पर रख देता है। महेश जी मुस्कुराते हुए नियति और अव्यांश से, ये कुछ गिफ्ट्स और सामान है आप दोनों के लिए। उद्धरण चिन्ह। अव्यांश, अंकल, इस सब की क्या जरूरत थी? मीनाक्षी जी, ऐसे कैसे खाली हाथ जाने दे, आप हमारे घर पहली बार आए हैं। आप इन सबको हमारा प्यार और आशीर्वाद समझकर रख लीजिए, ये तो शगुन होता है। महेश जी, जी बेटा। अव्यांश, ठीक है अंकल, पर अब हम चलते हैं क्योंकि काफी लेट हो गया है। ये बोलकर वो और नियति वहां से चले जाते हैं। वही कार के पास आकर वो नियति के लिए गेट खोलता है और उसे बिठाकर दूसरी तरफ से वो भी बैठ जाता है क्योंकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी वहां से निकल जाती है। गाड़ी में अभी अनकही सी चुप्पी और शांति थी क्योंकि अव्यांश लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था और नियति विंडो के बाहर देखने में बिजी थी, जिसे अव्यांश बार बार अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था। न जाने क्यों पर नियति को अपने पास ऐसे देखकर अव्यांश के दिल को सुकून मिल रहा था। तभी अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगने से नियति अव्यांश से जा टकराती है और वो दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं, जिससे वो दोनों ही एकटक एक दूसरे को ही देख रहे थे, जैसे एक दूसरे में खो गए हो। तभी अव्यांश नियति की तरफ थोड़ा करीब झुककर उसकी कुछ लटों को कान के पीछे करता है। तभी उसे नियति के कपड़ों से एक जानी पहचानी खुशबू आती है। ये होते ही वो अपना हाथ नियति से हटाकर उससे दूर होकर अपने आंखें बंद कर रख लेता है और गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बन जाती है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि वो खुशबू लक्की की थी, क्योंकि जब वो नियति के घर पे उसे मिला था तब यही खुशबू उसने महसूस की थी। तभी गाड़ी में एक सर्द मगर कड़क आवाज आती है, अव्यांश, ड्राइवर, गाड़ी अल मेंशन ले चलो। अव्यांश की कड़क और इसी बात सुनकर तो ड्राइवर के साथ साथ नियति भी डर से सहम जाती है, क्योंकि इस वक्त अव्यांश आंखें बंद करके अपनी 2 उंगलियों से अपना माथा रगड़ रहा था। उसके चेहरे से अलग ही डार्क वाइब आ रही थी, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वही ड्राइवर उसका ऑर्डर फॉलो करता है और गाड़ी दूसरे रास्ते पे मोड़ देता है। ये देखकर नियति भी कोने में डरी सहमी चुपचाप सर झुकाए बैठ जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वी विल मिस योर नियु। आज के लिए बीज एंटर हाइज की कहानी सुनने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।